अस्सलाम वालेकुम। और जर्नल पैथोलॉजी का लेक्चर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने जर्नल पैथोलॉजी को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी, और फिर हमने सेल इंजरी के काजेज़ और रिवर्सिबल सेल इंजरी के जो मेन काजेज़ हैं, मेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सेलुलर स्वेलिंग और सेलुलर स्वेलिंग एज वेल एज फैटी चेंज हमारे पास आता है। ये दो हम कल डिस्कस कर चुके हैं सेकंड लेक्चर में। आज थर्ड लेक्चर में हम अदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और इसके साथ साथ सेल डेथ डिस्कस करेंगे। अदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी ब्लेबिंग ब्लंटिंग होगी, और जहाँ पे माइक्रोविलाई हैं तो वहाँ पे माइक्रोविलाई की डिस्टॉर्शन होगी, और जहाँ पे सेलुलर इंटरसेलुलर अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट भी लूजन हो जाएंगे। और अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेलो हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चाहे वो पूरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जितने भी इंटरनल मेम्ब्रेन है जिसको हम जो ऑर्गेनेलिस के ऊपर होते हैं, वो मेम्ब्रेन सारे यानी परमेबिलिटी सारों की बढ़ जाएगी। तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। उसकी जब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो अंदर जो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी स्वेलिंग होगी। और दूसरी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एमार्फस डेंसिटीज़ जिनका कोई ख़ास शक्ल नहीं होगा, वो भी एराइज होना, अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जो कि असल में फास्फोलिपिड रिच होंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेशन की वजह से इसके साथ जो राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ, वो भी हमारे पास डिटैच हो जाएंगे, और ये जो पोलिसोम है उनकी डिसोसिएशन हो जाएगी। न्यूक्लियाई की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियाई जो है उसकी क्लम्पिंग होगी, यानी जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्लम्प हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर माइलिन फिगर्स या उसके अंदर जो फैट हैं उनकी यानी फास्फोलिपिड जो हैं, जो फैट हैं, जो लिपिड हैं, उनकी इन द फॉर्म ऑफ माइलिन फिगर्स जो हैं उनकी कलेक्शन होगी, और यो सेलुलर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाएगा, और उससे जितने भी माइलिन शीट्स, जितना भी फास्फोलिपिड है वो इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीट कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आगे से सेल डेथ जो है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल डेथ को हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, तो जो मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क है सेल डेथ का वो है द लॉस ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जब लॉस होगा तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है न्यूक्लियर कंडेंसेशन, जिसको हम पाइग्नोसिस भी कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जितना भी क्रोमेटिन है, वो कंडेंस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में फिर कैरियोरेक्सिस होगी, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी जो भी क्रोमेटिन है, जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सारा कंडेंस होने के बाद फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके। और थर्ड है कैरियोलाइसिस, जिसका मतलब है कि डिसोल्यूशन होगी। डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि जितना भी डीएनए है जिससे जो क्रोमेटिन को बनाता है वो सारा डिज़ॉल्व हो जाएगा, वो सारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उसकी, और ये जितना भी मटेरियल है न्यूक्लियर मटेरियल वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी। ये है हॉलमार्क ऑफ द सेल। आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो लॉस होगा, और लॉस के 3 स्टेप्स हैं। फिर हमारे पास है इसके जो मैकेनिज़्म है, यानी सेल डेथ जो है बेसिकली 2 मैकेनिज़्म से होता है, या सेल डेथ नेक्रोसिस के थ्रू होगा या सेल डेथ एपोप्टोसिस के थ्रू होगा। आज हम सबसे पहले नेक्रोसिस को डिटेल से के साथ डिस्कस करेंगे, फिर नेक्रोसिस के कुछ टाइप्स हैं उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, फिर नेक्रोसिस के बाद इंशाल्लाह एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस एपोप्टोसिस डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस जो है असल में ये वो सेल डेथ है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे या जो ऑर्गेनेलिस का मेम्ब्रेन है, वो सारे फॉल अपार्ट का मतलब ये है कि वो सारे डैमेज हो जाएंगे, वो सारे टूट जाएंगे, जिसकी वजह से जितना भी सेलुलर एंजाइम है वो लीक हो जाएगा, और एंजाइम के लीक होने की वजह से सेल की डाइजेशन हो जाएगी। नेक्रोसिस जो है ये कोई प्रोग्राम डेथ सेल नहीं है, बल्कि ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जब सेल की डेथ होगी तो इसको हम नेक्रोसिस कहेंगे। नेक्रोसिस की सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो है इन्फ्लेमेशन। यानी जब भी निक्रासिस होगी तो निक्रासिस इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा। यानी ये जो निक्रोटिक सेल होता है, इसके डेथ के बाद जितने भी इसके सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है, वो साइड वाइज जितने भी सेल होते हैं टिश्यू में, उनको भी अफेक्ट करना शुरू करेगा और ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसमें टिश्यू डैमेज जो है वो आ जाएगा। यानी ट्रिगर्ड बाय द सब्सटेंसेस फ्रॉम द डेड सेल। और इसी तरह फिर वो जो डेथ सेल के जो सब्सटेंसेस होंगे वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेंगे, और जितने भी डेब्रीज हैं, जितना भी टिश्यू है, उनको फिर रिपेयर करने के लिए और डेथ टिश्यू जो है उनको यानी वहाँ से हटाने के लिए फिर माइक्रोफेजेज और इस तरह मैक्रोफेजेज और जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। निक्रोसिस जो है उसमें पहले साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस आएंगे, सिमिलर न्यूक्लियाई में भी चेंजेस आएंगे। आज हम फिर उन्हीं चेंजेस को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि सेल निक्रोटिक है या एपोप्टोटिक है, या सेल की जो डेथ है वो निक्रोसिस की वजह से हुई है या एपोप्टोसिस की वजह से। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में साइटोप्लाज्म में चेंजेस पढ़ेंगे कि जब कोई निक्रोटिक सेल होगी तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, और इस तरह फिर न्यूक्लियर चेंजेस भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले बात की कि साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जो हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, असल में जो निक्रोसिस होता है ये तो बहुत मतलब सेल के लेवल पे होता है ये प्रोसेस, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल के साथ ग्रॉस में नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए माइक्रोस्कोपी पे भी बात करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यूसिनोफिलिया जो है, यानी यूसिनोफिल सेल जो होते हैं उनका नंबर आपको इंक्रीज नज़र आएगा, यूसिनोफिलिया होगा। सिमिलरली जब आप निक्रोटिक सेल को देखेंगे तो वो एक ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस आपको देगा। नॉर्मल सेल जो होता है उसका होमोजीनियस अपीयरेंस नहीं होता, लेकिन आप जब निक्रोटिक सेल को देखेंगे तो चूँकि वो तो सारा डाइजेस्ट हो चुका होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं, इसलिए फिर वो आपको होमोजीनियस अपीयरेंस देंगे। और मोर प्रोमिनेंटली निक्रोटिक सेल में माइलिन फिगर आपको नज़र आएंगे, जिस तरह हमने पहले बात की। वो माइलिन फिगर आपको बहुत प्रोमिनेंट आपको नज़र आएंगे, आप लाइट माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे। और जैसे हमने पहले बात की कि जो जितने भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सारे डिस्टार्ट हो जाते हैं, वो सारे जो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब सेल की डाइजेशन होगी, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की डाइजेशन होगी उन एंजाइम की वजह से, तो साइटोप्लाज्म आपको वैक्यूलेटेड नज़र आएगा। इस तरह नज़र आएगा लाइक मोट ईटन, मतलब ये है कि जिस तरह कीड़े किसी कपड़े वगैरह को खाते हैं तो उसमें जो सुराख वगैरह बन जाते हैं, तो इस तरह आपको साइटोप्लाज्म भी ऐसे नज़र आएगा जैसे, यानी उसमें आपको वैक्यूलेटेड आपको नज़र आएगा, वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, और जिससे आपको पता चल सके कि ये तो निक्रोटिक सेल है, यानी इसमें निक्रोसिस हुआ है। आप डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे फिर मोर डिटेल आपको नज़र आएगा, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है और जो ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन है उसमें डिसकंटिन्यूटीज नज़र आएंगे, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है, तो इसीलिए वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, कहीं कहीं पे आपको डिसकंटिन्यूटीज नज़र आएंगे। और इस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डायलेशन हो चुकी होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एमार्फस इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज़ नज़र आएंगे। और सिमिलरली लाइजोसोम जो है वो डिसरप्ट हो चुके होंगे और उनका जितना भी एंजाइम है वो बाहर आ चुका होगा सेल साइटोप्लाज्म में। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स भी आपको नज़र आएंगे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म आपको माइलिन फिगर नज़र आएंगे। ये थे साइटोप्लाज्म के चेंजेस। और न्यूक्लियर चेंजेस जो है उनमें सबसे पहले है पाइक्नोसिस, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर चेंजेस में ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए होता है और इसकी वजह से फिर ब्रेकडाउन ऑफ क्रोमाटीन हो जाते हैं। लेकिन स्टेप्स कौन से हैं? तो पहला है पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस का मतलब ये है कि न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाएगी, जिसका हमने पहले कंडेंसेशन मानी की, और यहाँ पे न्यूक्लियर श्रिंकिंग की वजह से बेसोफिलिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डीएनए जो है डीएनए वो कंडेंस हो जाएगी, यानी न्यूक्लियर श्रिंकिंग तो डीएनए की श्रिंकिंग की वजह से होगी, तो डीएनए पहले कंडेंस हो जाएगी और आपको डार्क श्रंकन मास नज़र आएगा। अगर आप लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो डार्क श्रंकन मास आपको नज़र आएगा, वो असल में कंडेंस डीएनए होगी, और इसी कंडेंस डीएनए की वजह से फिर जितना भी क्रोमेटिन है वो भी कंडेंस हो जाएगा। सेकेंडली जो पाइक्नोटिक न्यूक्लियस है जिसकी अभी पाइक्नोसिस हुई वो फ्रेगमेंटेशन करेगा,
जिसको हम कैरियोरेक्सिस कहते हैं। यानी सेकंड स्टेप है पाइकोनोटिक न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन, और अल्टीमेटली फिर जो न्यूक्लियस है वो कैरियोलाइसिस करेगा, जिसमें डाइजेशन ऑफ द डीएनए होगी बाय डीएनएज, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी डीएनएज जो एंजाइम है वो डीएनए की डाइजेशन शुरू कर देते हैं, और ये पूरा न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, विच वाज द हॉलमार्क ऑफ नेक्रोसिस। और ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो न्यूक्लियस का जितना भी डिसअपेयरिंग जो है न्यूक्लियस की, ये 1 to 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब 1 to 2 डेज़ देखेंगे नेक्रोटिक सेल को, तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा बल्कि कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुका होगा। और इंशाल्लाह फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में फेट्स भी देखेंगे, और जितने भी मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं नेक्रोसिस के, कोई 6 टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।